मौर्य प्रशासन का महत्व, इसके अंतर्गत हम आर्थिक नियंत्रण को देखेंगे। यदि हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र को आधार बनाएं तो लगेगा कि राज्य में 27 अध्यक्ष नियुक्त थे। ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य का कार्य अनेक विभागों में बंटा हुआ था। अनेक प्रशासनिक विभाग थे और वे 27 भागों में बंटे हुए थे। प्रत्येक राज्य का एक अध्यक्ष, प्रत्येक विभाग का एक अध्यक्ष नियुक्त होता था। उनका कार्य मुख्य रूप से राज्य की आर्थिक गतिविधियों का नियमन करना था। वे कृषि, व्यापार, वाणिज्य और बांट माप तथा कताई, बुनाई, खान आदि शिल्पों का नियंत्रण करते थे। राज्य कृषकों की भलाई के लिए सिंचाई और जल वितरण की व्यवस्था करता था। मेगास्थनीज हमें बतलाता है कि मिस्र की भांति ही मौर्य राज्य में अधिकारी जमीन को मापता और उन नहरों का निरीक्षण करता था जिनसे होकर पानी छोटी नहरों में पहुंचता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल की एक महत्वपूर्ण सामाजिक घटना थी कृषि कार्यों में दासों का लगाया जाना। मेगास्थनीज का कहना है कि उसने दास नहीं देखे। ये मेगास्थनीज कुछ समय के लिए भारत आया था। वह यूनान का राजदूत था भारत में, और उसके कुछ विवरणों को भी मौर्य काल की जानकारी का आधार बनाया जाता है। लेकिन मेगास्थनीज की इस बात में को पूरी तरह से विश्वसनीय नहीं माना जा सकता। उसकी इस बात में कोई संदेह नहीं है वैसे कि भारत में गृहदास वैदिक काल से ही पाए जाते थे। पहली बार मौर्य काल में ही दासों को कृषि कार्यों में बड़े पैमाने पर लगाया गया, और ये मेगास्थनीज के विवरण के ठीक उलट है। उसका कहना है कि उसने दास नहीं देखे थे, और इस बात की जानकारी मिलती है कि मौर्य काल में ही दासों को कृषि कार्यों में बड़े पैमाने पर लगाया गया। राज्य के पास बड़े बड़े कृषि क्षेत्र थे जिनमें अनगिनत दास और मजदूर लगाए जाते थे। कलिंग युद्ध के बाद जो 1.5 लाख लोग युद्धबंदी बनाए गए, संभवतः वे कृषि कार्य में ही लगा दिए गए होंगे। परंतु प्राचीन भारतीय समाज दास समाज नहीं था। यूनान और रोम में जो कार्य दास करते थे वह भारत में शूद्रों से लिया जाता था। शूद्रों को ऊपर के तीनों वर्णों की साझा संपत्ति समझा जाता था। वे दासों, शिल्पियों और कृषकों के रूप में ऊपर के तीनों वर्णों का काम करने के लिए बाध्य थे। कई कारणों से ऐसा प्रतीत होता है कि राजकीय नियंत्रण साम्राज्य के विशाल भाग में था। कम से कम केंद्रीय भाग में तो अवश्य था। ऐसा नियंत्रण पाटलिपुत्र की अनुकूल अवस्थिति के कारण संभव हुआ। यहाँ से जल मार्ग के द्वारा राज प्रतिनिधि चारों ओर जा सकते थे। इसके अतिरिक्त पाटलिपुत्र से एक राजमार्ग वैशाली और चंपारण होते हुए नेपाल जाता था। यह भी ज्ञात है कि हिमालय की तराई में भी एक सड़क थी। यह सड़क वैशाली से चंपारण होकर कपिलवस्तु, कलसी, हजारा और अंत में पेशावर पहुंचती थी। मेगास्थनीज ने एक सड़क की चर्चा की है जो पश्चिमोत्तर भारत को पटना से जोड़ती थी। सड़कें पटना और सहसराम के बीच भी थी, जो वहां से मिर्ज़ापुर और मध्य भारत चली गई।
राजधानी को एक सड़क पूर्वी मध्य प्रदेश होते हुए कलिंग से जोड़ती थी और फिर कलिंग भी आंध्र और कर्नाटक से जुड़ा हुआ था। इन सारे मार्गों के कारण यातायात आसान था और यातायात में घोड़ों की महत्वपूर्ण भूमिका रही होगी। उत्तरी मैदानों में तो गंगा और अन्य नदियां भी यातायात के मार्ग में थीं। इस प्रकार मौर्य काल में आर्थिक नियंत्रण पर विशेष जोर दिया गया था। अनेक विभागों में राज्य के कार्य बटे हुए थे। हर विभाग का एक विभागाध्यक्ष होता था और ऐसा प्रतीत होता है राज्य के पास भी अपनी विशाल कृषि भूमि होती थी जिसमें दास लगाए जाते थे। राजकीय नियंत्रण समाज के विशाल भाग में था। मतलब मौर्य प्रशासन एक प्रबल प्रशासनिक नियंत्रण वाला प्रशासनिक राज्य था।